हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग SCERT के जो बिहार SCERT की जो बुक चलती है आपकी इतिहास की, उसमें हम लोग 7th क्लास में आज की वीडियो में 3rd और 4th चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपकी भूगोल की जो किताब है 6 से 8 तक की, वो कंप्लीट हो चुकी है। चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और 6th क्लास की हिस्ट्री की भी, मतलब इतिहास की भी बुक कंप्लीट हो चुकी है। 7th की चल रही है, 2-3 वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अर्थ को भी आप ये मान के चलिए 7-8 दिन में आपके 6 to 8 आपका इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो बचा हुआ क्या है, आपका EVS बचा है। और इसके अलावा देखिए साइंस तो चल ही रही है, EVS बचा है। और इसके अलावा आपकी जो राजनीतिक शास्त्र, वो भी आपका करवा दिया जाएगा। मैंने टारगेट रखा था कि 5 अगस्त तक मैं 6 to 8 करवा दूंगा, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा 20 से 22-23 तारीख तक ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद आपको 9-10 करवा दिया जाएगा। और देखिए, जो लोग इन चैप्टर्स को हल्के में ले रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग 500 प्रश्न इसके बीच से मैं बनाऊंगा ढूंढ के। और बहुत कठिन, जो मुझे लगेगा कि बहुत कठिन है, फिर मैं उसको आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन तब आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चैप्टर्स हैं। लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे चैनल से ही पढ़िए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। और मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इससे आपको आराम है। अगर बाई चांस आपके पास बुक हो, फिजिकल अगर बुक हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे आप पढ़ेंगे तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी चीज़ें एक एक। और आपको कहानी नहीं पढ़नी, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़िए, जो जिससे क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो तीसरा चैप्टर हमारा है वो है तुर्क अफगान शासक, ठीक है। जितना चैप्टर बढ़ रहा है उतना ही लेवल भी बढ़ता जा रहा है। कक्षा 8 की बुक बहुत गजब है, ठीक है। 6 देखो नॉर्मल था, 7th में देखना अभी कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ से पहले में ही देख लीजिए, आज से लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासनकाल में दिल्ली नगर का विकास एवं व्यापार व वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली नगर है, वो उसका विकास किसके शासनकाल में है? तोमर राजपूत वंश के, ठीक। लेकिन जो माना जाता है, उन जिन राजा को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, उनका नाम यहाँ नहीं दिया गया। मैं आपको बता देता हूँ, अनंगपाल, ठीक, राजा अनंगपाल, ठीक। इनको ही दिल्ली का, अनंगपाल तोमर, इनको ही दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, ठीक। अब देखिए अगला है, 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई है? 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए तुर्क शासन देखिए, सबसे पहला देखिए प्रारंभिक तुर्क शासक में कौन कौन से थे? 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और फिर बलबन, ठीक। अब सेकंड में देख लेते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर है तुगलक वंश, इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। और दो और होंगे, सैयद वंश, वंश के संस्थापक खिज्र खां। और फिर है लोदी वंश में बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए तुर्क शासन की स्थापना ये किसने की थी? ये देखिए मोहम्मद गौरी जो है के नाम के तुर्क आक्रमणकारी ने पंजाब और मुल्तान से लेकर संपूर्ण गंगा यमुना दोआब के प्रदेशों पर अधिकार जमाने में सफलता पाई। उसने अपने एक गुलाम सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रदेशों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। इसको ही इन्होंने यहाँ पर भारत के प्रदेशों की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया दोआब। दोआब का अर्थ होता है गंगा जमुना दोआब, गंगा एवं जमुना नदियों के बीच की भूमि होती है, उसको गंगा जमुना का दोआब कहा जाता है, ठीक। अब देखिए आगे देखिए, परंतु तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, ठीक। मतलब जो तुर्क राज्य है या फिर गुलाम वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? गुलाम वंश इसमें दिया नहीं गया, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर स्थापित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। और इसकी इकलौती जो बेटी थी उत्तराधिकारियों में कौन था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, ठीक। आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, एक खिलजी सेना नायक ने ममलूक वंश, ममलूक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर है चैप्टर ये सारे, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लर है वहाँ पे मैं बता दूंगा, ये ममलूक वंश है। ममलूक वंश के अंतिम सुल्तान कैकूबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर नए राजवंश खिलजी की स्थापना की थी, ठीक है। तो किसने की थी? यहाँ पर एक खिलजी सेना नायक ने, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और ममलूक वंश के अंतिम संस्थापक कौन था? कैकूबाद को मारकर, ठीक। अब देखिए
इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाए। जो खिलजी वंश का जो सबसे प्रभावशाली या सबसे प्रसिद्ध जो सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, अभी देखना कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए, पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोधी वंश के शासकों ने राज किया। ठीक, तो तुगलक वंश के बाद कौन आया था आगरा पर? सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया। आगे देखते हैं। अब देखिए, दिल्ली सुल्तान कैसे शासक चलाते थे। ठीक, अब यहाँ पे दिल्ली के सुल्तानों को सूबेदार, सेनापति एवं प्रशासकों की जरूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था, जो सल्तनत काल में मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये सब अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक, केंद्रीय प्रशासन। ठीक, केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग, ठीक है, विजारत में वजीर का महत्वपूर्ण स्थान था। वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? विजारत। ठीक, में वजीर का महत्वपूर्ण स्थान था। उसके कार्य क्या थे? राजस्व कर वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, अक्ता देने की व्यवस्था करना, अन्य पदार्थियों में आर्य ममालिक। ठीक, ममालिक, आर्य ममालिक का अर्थ क्या होता है? सुल्तान की सेना का प्रबंधक। ठीक, फिर है वकील ए दर। वकील ए दर का मतलब राज परिवार की देखरेख करना। फिर होता था काजी। काजी मतलब मुख्य न्यायाधीश। दीवान इंसा। दीवान इंसा का मतलब होता है राजकीय फरमान जारी करने वाला। फिर बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक गुप्त रूप से सूचना एकत्र करने वाला शामिल थे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अक्ता व्यवस्था क्या थी? दिल्ली के तुर्कों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया। ये इलाके अक्ता कहलाए और इसके अधिकारी मुक्ति या वली कहे जाते थे। ठीक है, क्या? मुक्ति या वली कहे जाते थे। अब देखिए, यहाँ से जो मेन काम की चीज़ है वो है निजाम उल मुल्क की। निजाम उल मुल्क की रचना कौन सी है? सियासतनामा। ठीक, ये किसकी है? निजाम उल मुल्क की रचना। ठीक, बाकी कहानी का कोई मतलब नहीं अंदर। ठीक है, अब देखिए, सिकदार। समकालीन स्रोतों में सिक नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन मिलता है। सिकदार का मतलब राजस्व अधिकारी, फौजदार का मतलब सैनिक अधिकारी। ठीक, मंगोलों का खतरा, मंगोल से संबंधित। 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना मतलब उज्बेकिस्तान पर हमला किया था। ठीक है, 1219 में मंगोलों ने किस पे हमला किया था? चंगेज खां के। किसके नेतृत्व में? चंगेज खां के नेतृत्व में। ट्रांस ऑक्सियाना मतलब, ट्रांस ऑक्सियाना का मतलब क्या है? उज्बेकिस्तान। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए, सैनिक प्रशासन कैसा था? सैनिक विभाग दीवान अर्ज था का प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक सैनिक विभाग का अधिकारी, इसको क्या कहते थे? आरिज ए मुमालिक। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये सब है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की भर्ती एवं देखभाल के लिए कुछ नियम बनाए थे। उसने सैनिकों का हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी सैनिकों के लिए? ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है, रखने पे जोर दिया। उसने यह भी आदेश दिया कि घोड़ों पर दाग लगाया जाए। घोड़ों पर दाग लगाने का भी किसने दिया था? ये भी, मतलब सैनिकों का हुलिया और घोड़ों पर दाग लगाया जाए। ये किसका था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का निर्णय। ठीक, अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। सबसे पहले नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जीतल किसे कहा जाता है? जीतल का एक टंका आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक मन आज के लगभग 15 किलोग्राम के बराबर था। एक मन लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा बिगड़ गया है। मन, एक मन बराबर कितना था? 15 किलोग्राम के बराबर अलाउद्दीन के समय का जो ये था। अपने उपायों को सफल बनाने के लिए सुल्तान ने बाजार नियंत्रण, सहना बरीद खुफिया अधिकारी, ठीक है, गुनहियान मतलब गुप्तचर की नियुक्ति की। ठीक है, किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी अपने उपायों को सफल बनाने के लिए? ये समझिए कि जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन में जो बाजार नियंत्रक था उसको क्या कहा जाता था? सहना ए बरीद खुफिया, जो कि खुफिया अधिकारी था। ठीक है, अब ये गुनहियान जो था वो गुप्तचर का नियुक्ति, इनकी गुप्तचर विभाग का था। गुप्तचर को गुनहियान कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए,
अलाउद्दीन का यह मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था केवल दिल्ली में लागू की थी। मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी, तारीख फिरोज शाही। अब इसमें देखिए बरन, बरन जो लिखा है बरन, बरन का आज का अर्थ है बुलंदशहर, बरन का अर्थ है बुलंदशहर। इसमें देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अब देखिए, सुल्तान ने संभवतः 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ? देवगिरी, और देवगिरी का नाम बदल के क्या कर दिया था? दौलताबाद। ठीक, देवगिरी का नाम बदल के रख दिया था दौलताबाद। किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, अब देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए थे। तो तुगलक वंश में सांकेतिक सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप देखिए कृषि सुधार। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विस्तार एवं सुधार के लिए योजना बनाई। दीवान अमीर कोही कृषि विभाग नामक नया विभाग बनाया। तो दीवान अमीर कोही जो है ये किससे संबंधित है? तुगलक वंश से। किसने शुरू किया था? किसने ये विभाग शुरू किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, आगे चीनी यात्री माहुआन से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। तो बंगाल में रेशम की कीड़े पालने की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? चीनी यात्री माहुआन। ठीक है, देखिए हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर बहुत टफ बनाना हो तो उठा के ये रख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में तो ये दिया है ना। चीनी यात्री माहुआन से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए नहरों द्वारा सिंचाई। इसमें देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। अब देखिए ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या नहीं उसने, अब देखिए अब यहाँ पे रजवाह और उलुग खानी नामक दो शहरों से सींचा जाता था। क्या सिंचाई किससे होती थी? रजवाह से और उलुग खानी नामक दो शहरों से सिंचाई होती थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और तो बड़े भूमि के मालिक क्या कहलाते थे तुगलक वंश में? खुद, मुकदम एवं चौधरी। जबकि दूसरी ओर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का स्वामी बलाहर किसान थे। छोटे छोटे वाले बलाहर और बड़े वाले खुद, मुकदम और चौधरी थे। ठीक ठीक, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर, ये तीसरा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथा चैप्टर भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से 2-2, 3-3 चैप्टर एक साथ करेंगे तो जल्दी आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर जो 4 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल साम्राज्य। इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको भी। इस काल का आखिरी महत्वपूर्ण फिरोज शाह तुगलक था। आखिरी महत्वपूर्ण राजा मतलब तुगलक वंश। पिछले तीसरी वीडियो में, तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? तुगलक वंश। ठीक, उसमें फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, आखिरी जो महत्वपूर्ण राजा था। फिर था तुर्क आक्रमणकारी तैमूर ने 1398-99 पर भारत पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की रही सही प्रतिष्ठा भी समाप्त कर दी। तो तुर्क आक्रमणकारी तैमूर ने कब, किस सन में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 से 99 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए भारत में मुगल राज की नींव। 1526 में बाबर अपनी घुड़सवार सेना तोप, जिसका उपयोग भारत में नहीं हुआ था। मतलब कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का यूज किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तोप खाने का यूज सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, नहीं हो रहा तथा घुड़सवार, तीर अंदाज एवं आक्रामक युद्ध शैली के साथ पानीपत पहुंचा। यहाँ दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के साथ उसका संघर्ष हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर के सहयोगी जीत के बाद पूरा धन लूटकर वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उसने उसे समझाकर हिंदुस्तान में रहने के लिए राजी कर लिया। इस जीत के बाद बाबर ने कई ताकतवर अफगान सरदारों और महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं को एक एक करके पराजित करते हुए अपने नए राज्य को भारत में स्थापित किया। इस क्रम में उसने 1527 में चित्तौड़ के शासक राणा सांगा, 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और 1529 में पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित किया था। ये बाबर के बारे में हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से, अब देखिए शेरशाह सूरी के बारे में यहाँ पे लिखा है कि, ठीक है, उनके बारे में यही लिखा है कि उनकी लड़ाई वगैरह हुई थी। ठीक, तो वही सब लिखा है। अब देखिए
यहाँ पे लिखा है इसी क्रम में चौसा और कन्नौज नामक स्थानों पर हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ाई हुई थी, शेर खां के बीच में लड़ाई हुई। इसमें शेर खां सफल हुआ और इस प्रकार उसने भारत में एक बार फिर अफगान राज्य को स्थापित किया था। ठीक है, मतलब इसने कन्नौज में क्या हुआ था, हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ाई हुई थी, तो हुमायूं हार गया था, वो भाग गया था थोड़े दिन बीच में। ठीक, इस समय क्या शेर खां मतलब शेरशाह सूरी ने फिर शासन किया था, मतलब अफगान शासक को फिर से यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है, अब देखिए इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए कोई खास ऐसी क्वेश्चन बीच में कोई चीज़ आई नहीं है जिसको मैं यहाँ पे बता सकूं जिससे क्वेश्चन बन सकता हो। ठीक है, बीच में बस कहानी लिखी है, इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं। आगे चैप्टर में भी मुगल उगल मिलेगा तो उसमें देख लेंगे। अब देखिए इसमें अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बना। कब बना था बादशाह? 1556 ईस्वी में। उस समय हिंदुस्तान में मुगल वंश का राज्य ठीक से जम नहीं पाया था, चारों तरफ से दूसरे राजा मुगलों को खदेड़ने पर तुले थे। अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए मुगलों के प्रमुख अधिकारी बैरम खान ने शासन का काम चलाया। 13 साल की उम्र में बादशाह बना था, किस सन में? 1556 ईस्वी में। ठीक, और किसने शासनकाल चलाया था उनकी छोटी उम्र में? बैरम खान ने। ठीक, अब देखिए एक राज था मालवा, जहाँ का राजा बाज बहादुर था। बाज बहादुर कहाँ का राजा था? कहाँ? मालवा का। ठीक है, जिसकी राजधानी मांडू थी। मालवा की राजधानी मांडू थी। दूसरा प्रमुख राजगढ़ कटंगा गोंडवाना था। 1561 एवं 1562 ईस्वी में इन दोनों राज्यों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। ये अकबर के समय की बात है। ठीक, अब देखिए अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। तीर्थ यात्रा कर जो अकबर ने कब बंद किया था? ये 1562 ईस्वी में किया था, और फिर 1564 में जजिया कर लेना भी बंद कर दिया था। 62 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर लेना बंद कर दिया था। अब देखिए अबुल फजल की रचना अकबरनामा और आईने अकबरी से मिलती, मतलब अबुल फजल की रचना कौन कौन सी हैं? अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक, अब देखिए मुगल मनसबदार जिसका 5000 जात का मनसब होता था, उसे 30,000 प्रति माह वेतन मिलता था। उन्हें 340 घोड़े, 100 हाथी, 800 ऊंट, 100 खच्चर तथा 160 गाड़ियां रखनी होती थी। इसके अलावा घुड़सवार एवं पैदल सैनिक भी रखने पड़ते थे। यह उदाहरण मनसबदारी के सैनिक दायित्व को बताता है। मनसबदार के बारे में ये लिखा था। अब देखिए अकबर और आईने अकबरी में क्या लिखा है? अकबर ने अपने मित्र और सलाहकार अबुल फजल को अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। अबुल फजल ने 3 भागों में यह रचना लिखी, जिसका नाम अकबरनामा था। प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों का बयान करता है। प्रथम भाग जो है उसमें अकबरों के पूर्वजों का बयान करता है। दूसरे में अकबर के शासनकाल का इतिहास है, जिसका नाम आईने अकबरी है। पहला भाग क्या है? अकबरनामा, जिसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है। ठीक है, दूसरे में अकबर के शासनकाल का इतिहास है, जिसका नाम आईने अकबरी है। इसमें प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वर्णन है। ठीक है, वर्णन है यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं। अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोंडरमल। ठीक है, अकबर के जो राजस्व मंत्री थे वो कौन थे? राजा टोंडरमल। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में किया। तो बाबर की जो अपनी आत्मकथा कौन सी थी? तुझके बाबरी। ठीक, अब देखिए अकबर ने एक नवीन धार्मिक नीति बनाई थी। कौन सी? सुलह-ए-कुल मतलब इसका अर्थ होता सर्वत्र शांति को अपनाया। यह नीति सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देता था। सुलह-ए-कुल किसने शुरू किया था? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने समाज में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को रखने के लिए एक नई नीति अपनाई, जिसे हम दीन-ए इलाही, एक नया धर्म एक तरीके से शुरू किया था अकबर ने, उसको दीन-ए इलाही नाम दिया गया था। ठीक, 1605 ईस्वी में अकबर के मरने के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना था। मतलब अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में, और वो राजगद्दी पे कब बैठा था? 1556 में। ठीक, अब और जहांगीर के टाइम पे क्या न्याय की जंजीर आप लोगों ने सुना होगा, वो किसके टाइम पे थी? वो जहांगीर के समय पर थी। अब जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1628 में। 1628 में पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा था, और इसी ने ताजमहल, लाल किला, इन चीज़ों की क्या स्थापना करवाई थी।
और शाहजहाँ का पुत्र कौन था? शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है। 1656 में बादशाह शाहजहाँ बुरी तरह बीमार पड़ गया। सब लोग यह मानने लगे कि कुछ दिनों में वो मर जाएगा। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, ये भी थोड़ा देख लीजिए, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। ठीक, 4 भाई के नाम तो आपको पता होने चाहिए। शाहजहाँ के 4 पुत्र कौन कौन से थे? दारा शिकोह, ठीक है, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। शुजा, औरंगजेब का बहुत सुना है, और मुराद, 4 भाई थे। ठीक, चारों बादशाह बनना चाहते थे। शाहजहाँ ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर उसके बाकी के 3 लड़कों ने इस बात को नहीं माना। मतलब जो शाहजहाँ था उसने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन इनमें आपस में फूट हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। जो खास चीज़ें होंगी सिर्फ उतना देखेंगे। अब देखिए, मुगल शासकों के समक्ष अपनी ही परेशानी एवं समस्या बहुत अधिक थी, तभी उन पर उत्तर पश्चिम से भी हमले किए जाने लगे। इन आक्रमणों ने मुगलों की शक्ति समाप्त कर दी। पहला आक्रमण सन 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने किया था। तो नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। कब इसने आक्रमण किया था? 1739 में। ठीक, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी शामिल है। मतलब तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने, और इसी में मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा भी शामिल था, लगा हुआ था। नादिर शाह के बाद अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार आक्रमण किया मुगलों पर। ठीक है, नादिर शाह के बाद किसने? अफगान सरदार, मतलब अहमद शाह अब्दाली कौन था? तो वो था अफगान शासक। ठीक, तो इस तरीके से आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए, तीसरा और चौथा, और इस तरीके से हम लोग जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी चीज़ें बची हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।